नमस्कार। रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंत में बात करेंगे हम उत्तराखंड में कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं की। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड में कांग्रेस की चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रकाश जोशी और उनके साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले हम प्रकाश जी के पास चलेंगे। प्रकाश जी, नमस्कार जी। चुनाव प्रचार थम गया है, 10 सेटल हो गई है। चुनावी संभावनाओं के बारे में आप बताइए, कांग्रेस का आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा ने जरूर अलग अलग तरह के प्रयोग उत्तराखंड में किए पिछले कुछ महीनों में। लेकिन जो ये जो चुनाव का प्रचार पूरा हमने पूरे प्रदेश में हम लोग घूमे हैं और विशेष तौर पर मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी उसमें मुझे और अधिक घूमने का मौका मिला पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए। तो जिस तरह जनता का जो इस समय उत्साह देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के प्रति जो रुझान देखने को मिल रहा है और विशेष तौर पर जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह चली है, जिस तरह जनता त्रस्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अपने जो मुद्दे उन्होंने रखे थे, जो उनके इश्यूज थे, उनके तरफ उनका ध्यान नहीं गया और उससे जनता पूरी तरह परेशान है। अब जनता मन बना चुकी है, तो मुझे स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक भारी बहुमत के साथ इस बार सत्ता में वापसी करेगी। प्रकाश जी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, जैसा कि पंजाब में किया है, तो शायद पार्टी को कुछ फायदा हो सकता था। पता रहता कि घुड़सवार कौन है और घोड़े की दिशा क्या होगी। नहीं, देखिए, ये तो इसमें पार्टी की पॉलिसीज हर राज्य के लिए अलग होती हैं और ये पार्टी के नेतृत्व को ये डिसाइड करना होता है कि वो किसी राज्य में मुख्यमंत्री के का कैंडिडेट अनाउंस करे या ना करे। उत्तराखंड में पार्टी ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ प्रचार का चेहरा माननीय हरीश रावत जी होंगे और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, मतलब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों में अपनी कार्यशैली से उत्तराखंडियत की बात को सबसे प्रमुखता से उठाने वाले माननीय हरीश रावत जी थे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी उन्होंने उत्तराखंडियत की ही बात को और यहाँ का जो हमारा जो हमारे एक जो लोकल सेंटिमेंट्स हैं उस पर उन्होंने काम किया, जिसकी जरूरत भी थी। तो प्रचार के लिए इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाकर सबसे आगे रखा। हाँ, जहां तक बात है, पार्टी की परंपरा रही है, एक दो अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए, पार्टी की परंपरा यही रही है हमेशा कि पार्टी के विधायक जब चुनकर आते हैं तो उसके बाद वो अपना नेता चुनते हैं और मुझे लगता है कि जैसे चुनाव समाप्त होगा ये प्रक्रिया के तहत फैसला होगा। तो फायदा होता नहीं हो तो फायदे की जो आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को उसका फायदा होता, कांग्रेस को आज भी वो फायदा है ना। आज भी पार्टी के पास में जो हमारा एक सामूहिक नेतृत्व है उसका फायदा पार्टी ले रही है। हरीश रावत जी के रूप में प्रचार का एक चेहरा है, प्रीतम सिंह जी के रूप में हमारे पास आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम देखेंगे तो प्रीतम सिंह जी विपक्ष की आवाज बड़ी, पहले तो पार्टी अध्यक्ष ही थे वो, तो पार्टी को भी चलाया और अब वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। गणेश गोदियाल हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस समय पूरे चुनाव का प्रबंधन वो देख रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय से एआईसी से प्रभारी लोग यहाँ आए हुए, सब लोग तो एक सामूहिक रूप से पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं मानता हूँ कि हमें बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं इसकी वजह से। लेकिन प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा कांग्रेस का एक चेहरा पेश किया, लेकिन एक दूसरा चेहरा ये भी है कि लोग कहते हैं कि अगर आप हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देते तो पार्टी के जो बाकी गुट हैं, पार्टी के अंदर जो हरीश रावत के विरोधी हैं, वो सब उनको हराने पर तुल जाते। देखिए, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि कोई हराने पे तुल जाता। जब चुनाव होता है तो चुनाव में हर व्यक्ति अपना अपना चुनाव लड़ता है और आज पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता अपने अपने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी सीटों पर प्रचार भी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जो एक थोड़ी सी कमी रहती है, बहुत से राज्यों में रह जाती है। मैं इस पे बिल्कुल भी मुझे कोई इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कई बार इस तरह की बातें आती हैं कि जब महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं तो महत्वाकांक्षाएं टकराने के बाद निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं होती होंगी, बहुत से राज्यों में होती है। यहाँ भी पहले कभी भूतकाल में हुई होंगी, मैं खुद उसका गवाह भी रहा हूं। लेकिन खुशी इस बात की है कि बड़ी सफलता से पिछले 3-4 महीने, 5-6 महीने के अंदर पार्टी ने उससे बाहर निकल कर आई है पार्टी। और यहाँ पर इस समय हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और ये स्पष्ट इस चुनाव में दिख रहा है। और जो ये बहुमत आएगा तो वो इसी का परिणाम होगा, मैं ऐसा मानता हूँ।
प्रकाश जी, आपने प्रीतम सिंह जी का नाम दिया। सबको मालूम है कि प्रीतम सिंह जी के हरीश रावत के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है। उसके बाद आपने कहा कि उत्तराखंड में हरीश रावत जो है वो चुनाव प्रचार समिति का एक चेहरा थे, उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो फिर इसके बाद जो हिचकिचाहट है हरीश रावत को लेकर, वो ऐसा क्यों? क्या ये दर्शाता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो जानते हुए कि ये एक हमारा पार्टी का चेहरा है इस प्रदेश में हरीश रावत, इसके बावजूद जो है वो अपनी अपनी स्टैंप जो है वो इस निर्णय पे नहीं लगवा पाया? कि ये केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी नहीं है क्या? नहीं, देखिए, मैं आपके सवाल को जितना समझ पाया हूँ, आपने दो बातें बोली हैं। एक, आपने प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी के संबंधों को लेकर बात करी है। देखिए, संबंध राजनीति में आपके मतभेद हो सकते हैं, मतभेद हैं भी, ऐसा नहीं है। कार्यशैली हर आदमी की अलग होती है। कार्यशैली के अलावा हर आदमी के काम करने का तरीका, उसका विचार भी अलग होते हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी अलग है। राजनीति तो महत्वाकांक्षाओं की टकराट होनी स्वाभाविक है ना राजनीति में, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस समय जो वर्तमान हालात है, इस हालात में ये सभी नेता, चाहे उसमें हरीश रावत जी हों, चाहे उसमें प्रीतम सिंह जी हों, चाहे वो और हमारे पार्टी के नेता, पार्टी अध्यक्ष हैं, या हम सब भी हैं, हमारी भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होंगी। हमारे भी कुछ अच्छे खट्टे मीठे अनुभव भूतकाल में रहे होंगे इन नेताओं से। देखिए, इस समय इस देश की जरूरत है, इस प्रदेश की जरूरत है, कांग्रेस की जरूरत है कि हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ें, और इसी दिशा में चुनाव को लड़ा जा रहा है। तो मैं मानता हूं, मुझे जो दिख रहा है, मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा हूं, इस समय वो कड़वाहट इस चुनाव में नहीं दिख रही है। हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद जब परिणाम आ जाए, हम एक बड़े बहुमत की तरफ आगे बढ़े, तब हो सकता है कि फिर जो बड़ी महत्वाकांक्षा हमारे नेताओं की है, मैं महत्वाकांक्षा नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं, तो इन नेताओं की जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए वो टकराट कभी आगे बढ़ेगी तब देखेंगे। आज तो चुनाव जीतने का सवाल है, और हम निश्चित तौर पर एकजुटता से चुनाव को जीतने जा रहे हैं। प्रकाश जी, मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, ये हरीश रावत जो है वो एक 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 एनिग्मा है। ना पार्टी से पकड़ते बन पा रहे हैं, ना छूटते बन पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ किया क्या जाए। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि 2 सीट से वो चुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन प्रकाश जी कह रहे हैं कि पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा भी वो है। तो ये प्रकाश जी की जो हालत है वो बताइए। देखिए, प्रकाश जी ने ऑलरेडी कहा है कि इस टाइम कांग्रेस के उत्तराखंड में वो सबसे बड़े चेहरे हैं। इसमें कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी मानने की बात है, प्रकाश जी इसको स्वीकार करेंगे कि उनके खिलाफ कई गुट्स हैं वहां पे, जो गुट एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। देखिए, 2017 में आपने खुद ये बता दिया कि 2 जगह से चुनाव हारे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। इतनी मैसिव एंटी इनकम्बेंसी थी कि आप पार्टी कहां से कहां पहुंचा दी, और वो चीफ मिनिस्टर थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, वो वाला कार्यकाल जो उनका था और ये अब जो आ रहा है, कहीं कहीं उसकी तुलना की जाएगी कि आपने पिछली बार क्या किया। आप आज जो कह रहे हैं, अपने दावे कर रहे हैं, तो उस टाइम जब आपने दावे किए थे, उस टाइम आपने क्या किया? देखिए, हम देख रहे हैं बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए 3 महीने, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक एंटी इनकम्बेंसी जो पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ, फिर तीरथ सिंह रावत, उन्होंने एक यंग फेस दे दिया, पुष्कर सिंह धामी। ना आप जानते थे ना मैं जानता था उनका नाम, जब तक वो मुख्यमंत्री बन गए। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने एक यंग चेहरा दिया है। उसके खिलाफ अब कांग्रेस को क्या काउंटर करना, कैसे बिकॉज हर जगह आप देखोगे युवा जो है इस टाइम बहुत सक्रिय है राजनीति में। मेरा कहना है कि वोट डालने में या कहीं भी, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से सवाल करेंगे कि आपने पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ किसको खड़ा कर दिया। वो एक जो ट्राइड एंड टेस्टेड आदमी है, और हमने देखी है उनकी कार्यशैली। तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा इवेंचुअली, क्योंकि इतना वहां पे एंटी इनकम्बेंसी 5 साल की है, और साइक्लिक स्टेट है उत्तराखंड। 5 साल के बाद सरकारें बदल जा रही हैं, जैसे हिमाचल में थी। तो उसका फायदा कितना होगा, क्या होगा नुकसान, ये हम बाद में इसका आंकलन करेंगे। लेकिन ये बात ठीक कह रहे हैं आप कि एक एनिग्मा है, और हमने देखा है कैसे उन्होंने फेसबुक, आप देखेंगे कि कई बार उन्होंने ऐसे फेसबुक पोस्ट लिखे कि लगता था कि कभी इस तरफ है तो कभी उस तरफ है। कई बार नाराजगी जाहिर कर ली, एआईसीसी जो इंचार्ज है वहां, उनके खिलाफ नाराजगी जाहिर कर ली। तो ये
कभी कभी ऐसे करते रहे हैं, और कब ये कहाँ पे अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। हमने देखा है, क्योंकि कई जब से पंजाब के इंचार्ज थे वहां छोड़ के, उसके बाद हम इनके फेसबुक पोस्ट ही पे सारा कुछ अपना ये वर्णन करते हैं। औरंगजेब, ये जी। सारी की सारी कोशिशें जो हरीश रावत के बयानात थे, ये सारी की सारी कोशिशें क्या पार्टी नेतृत्व पे एक किस्म से दबाव बनाने की कोशिश की कि जैसे आपने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया, वैसे ही उनका भी नाम जो है घोषित कर दिया जाए? कोशिश तो उन्होंने काफी सारी की। देखिए, बिल्कुल जाहिर से बात है कि ये तो दबाव डालने की ही बात है। आप ये बताइए कि देखिए, हरीश रावत ये मान के चल रहे हैं कि ये मेरा आखिरी एक शॉट है चीफ मिनिस्टरशिप पे, तो वो बहुत दबाव डालेंगे। ये तो अभी कुछ नहीं, अभी हम इलेक्शन के बाद देखेंगे। अगर कांग्रेस जीतने की पोजीशन में आ जाएगी तो ये दबाव तो बहुत ही एस्केलेट हो जाएगा। उनको भी मालूम है कि उनका लास्ट चांस है, हमारे युवा नेता आ रहे हैं आगे, तो कहीं ना कहीं तो दबाव होगा ही होगा, 100% होगा ही। प्रकाश जी, क्या हरीश रावत पे एक स्टिकर चिपका दिया जाए, हैंडल विद केयर, फ्रेजाइल? देखिए, आप जिस फील्ड में हैं उसमें आपको छूट है, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी के प्रति कुछ भी स्टिकर आप चिपका दे तो आपको कौन रोक सकता है। लेकिन मैं 2-3 बातें यहाँ रखना चाहूंगा। अगर हम पिछले चुनाव के संदर्भ की बात करें 2017 में, औरंगजेब जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत बेबाक पत्रकार भी हैं, तो उनकी ये बात जो उन्होंने रखी थी कि हरीश रावत जी 2 जगह से चुनाव हारे, और कांग्रेस पार्टी, इसमें सिर्फ हरीश रावत जी 2 जगह चुनाव नहीं हारे, इसमें एक बात और हुई कि कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर सिमट गई, जो उत्तराखंड बनने के बाद कभी भी, या उससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश में भी थे तब ऐसा कभी नहीं हुआ था, कितना बुरा नहीं हुआ था। तो 11 सीटों पे अटके, उसके पीछे का कारण भी हमें समझना होगा। वो युग था, वो समय था पर्टिकुलर, जब भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव को इस तरह से ध्रुवीकरण इसका कर दिया था। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ की जो पारंपरिक जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर, यहाँ पर जिस तरह के जो धार्मिक स्थल है, 4 धाम हमारे यहाँ पर हैं, वो सारे की वजह से। और लेकिन अच्छी बात क्या है कि उत्तराखंड में आज भी सभी धर्मों के लोग पूरे शांति से, पूरे अच्छे तरीके से रहते हैं। हम बद्रीनाथ भी जाएंगे, हम केदारनाथ भी जाएंगे, तो वहां अगर हिंदू लोग बहुत बड़ी संख्या में पूरे विश्व से आते हैं, पूरे विदेश से भी जो हमारे हिंदू लोग हैं वो अगर भारत देश में आएंगे तो बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं। लेकिन अगर आज वहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारे मुस्लिम भाइयों का जो वहां जो उनके व्यवसाय हैं, जो उनके बिना हम समझते हैं वो यात्रा हमारी अधूरी रहती है। हमारे हर व्यवसाय में, हर काम में हम सब मिलकर वहां पर जुड़कर काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में, 2017 के चुनाव में खास तौर पर जब योगी मैदान में आए और योगी, मोदी, अमित शाह, ये 3 लोगों की जोड़ी तिकड़ी ने पूरी तरह से चुनाव को ध्रुवीकरण की तरफ लेके गए ये लोग, और इन्होंने पूरा प्रदूषित कर दिया था उत्तराखंड का माहौल। और हम 11 सीट पे आए, और 11 सीट पर भी जो हम 11 हमारे विधायक जीते थे उनके अपने स्थानीय समीकरण थे। जनता को तो उन्होंने पूरी तरह भ्रमित कर ही दिया था। और जो जीत और हार का आंकड़ा था, आप उसे देखेंगे तो वो बहुत बड़ा आंकड़ा था। कहीं पर ऐसा नहीं था कि हम हारे हैं तो बहुत कम वोट से, हम जीते हैं, हम हारे हैं तो बड़ी बड़ी उससे हारे थे, पिछली बार बड़ी मार्जिन के साथ हारे थे, और जीते थे तो कम वोटों से हम जीते थे। तो वो माहौल इस 5 साल में, ये उन्होंने, चलो मैं मानता हूं, इसको मैं स्वीकार करता हूं कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सफल रही इस ध्रुवीकरण में, और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आके बहुत बड़ा बहुमत उनको दिया। बहुमत 2 तरह से दिया, सीटों में भी दिया और वोटों में भी दिया, जो मार्जिन था। लेकिन जो 5 साल जिस अपेक्षाओं से, जिन उम्मीदों से, जो उन्होंने सपने दिखाए थे उत्तराखंड की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें वो पूरी तरह से निष्फल रहे हैं। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकारा ना। तभी उनको पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाना पड़ा, जो बहकी बहकी बातें करते थे। वो क्या कह जाए कुछ नहीं पता था, पार्टी पर बोझ बन गए थे वो तो पूरी तरह से। नया उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अपने एक सांसद को, तीरथ सिंह रावत जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। 4 महीने में, 4 महीना पूरा नहीं कर पाए वो तो, 3 महीने 21 दिन में या 22 दिन में हटा दिए गए। वो तो उनसे बढ़ चढ़ कर निकले। तो ये दिखाता है कि उनके पास इस तरह का ना कोई प्रशासनिक, जो सरकार को चलाने का जो अनुभव होता है ना, वो था, ना ऐसा कोई विजन इस राज्य के लिए था। 17 का जो हमारा कार्यकाल था, 12 से 17 के बीच में,
उस कार्यकाल में अगर आप देखोगे, उसमें भी विशेष तौर पर जब हरीश रावत जी का जो 3 साल का कार्यकाल था, उस 3 साल के कार्यकाल में ये सच्चाई है, आप यकीन कीजिए उसको, कि जो हमारे स्थानीय उत्पाद थे जो अपनी पहचान ही खो चुके थे, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसका उसके कई गुना उसके हमें मूल्य मिलने लग गए। आज वो उत्पादन फिर से शुरू हो गया, जिसको कभी किसी जमाने में हमारे यहाँ पहाड़ों में, उत्तराखंड जो राज्य बना था, आप देखिएगा उसकी कल्पना हमारे पहाड़ी राज्य के रूप में की गई थी। बेरोजगारी उसका सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था, बेरोजगारी की वजह से ही राज्य बना, रोजगार के उसमें। तो वो जो उत्पाद थे जो पहचान खोते जा रहे थे, जिसको गरीबों का खाना बोला जाता था, उस तरह के उत्पाद जो थे आज वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये जो पहचान मिली, ये हमारी कांग्रेस की सरकार में माननीय रावत जी के 3 साल का जो कार्यकाल था वो उनका प्रमुख होता। मैं अगर इससे पिछले कार्यकाल की बात करूं कांग्रेस की, जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने, देखिए उत्तराखंड राज्य को अगर हमें समझना है तो इसकी समस्याएं जो सबसे बड़ी हैं वो इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण है कि एक रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, और इसके पीछे कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति जिम्मेदार रहती है। तो रोजगार में आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर जितने बड़े राज्य हैं, बड़े शहर हैं, उत्तराखंड के लोग एक बड़ी संख्या में वहां पर रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं। पीछे कौन रह जाता है पहाड़ों में, गांव में, वो जो अब धीरे धीरे वो गांव भी अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, वहां आबादी खत्म होती जा रही थी। कौन रह जाता है? बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग और महिलाएं लोग, इतने लोग बचते हैं। बाकी जैसे ही कोई नौजवान होता है, बड़ा होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, पहाड़ की जो हमारी स्थिति है उसके आधार पर वो शहर निकल जाता है नौकरी के लिए। आज फिर से नौजवान कुछ इन हमारे स्थानीय उत्पादों की वजह से कह लीजिए वापस लौटने लगे हैं, या जो लोग वहां हैं उनको स्थानीय स्तर पर अब रोजगार मिलना शुरू हुए हैं। और वो सिर्फ हमारी कांग्रेस सरकार का विजन था। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो निश्चित तौर पर हम पहाड़ों तक तो नहीं पहुंचे उस समय, लेकिन जो हमारे तराई के क्षेत्र है, चाहे हरिद्वार ले लीजिए, आप उधम सिंह नगर ले लीजिए, और जितने भी हमारे नीचे के जो जिले हैं, इसमें बड़े बड़े उद्योगों को राहत देकर यहाँ बड़े उद्योगों को लाया गया। आज बड़ी देश की जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके यहाँ पर भी यूनिट्स हैं। और जिसने पलायन को पहाड़ों से आगे जाने से रोका, कम से कम उत्तराखंड की सीमा तक तो रोका, थोड़ा बहुत हाँ जी, और उसको रावत जी ने आगे बढ़ाया। प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि काम किया कांग्रेस ने, लेकिन आपने साथ में ये भी स्वीकारा कि बड़ी हार हुई थी पिछले चुनाव में, तो इसलिए जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस से खुश नहीं थी। अगर खुश होती काम मैं इसको जनता खुश नहीं थी नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। वो उस समय भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाकी से, अपनी धूर्तता के साथ में मैं कहूंगा, वो जो उनका मुख्य एजेंडा रहता है इस देश को विभाजित करने का, जो अंग्रेज तो कर गए, उस समय अंग्रेजों ने जो नींव डाली थी उसको असली रूप से अगर उसके अनुयायी बने तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बने। तो उन्होंने इसमें एक फूट डाली। इन्होंने यहाँ हमारी जो यहाँ की उत्तराखंड की जनता है उनको एक डराने का काम किया, और उनके बीच में एक हिंदू मुसलमान एक जो धाम कई लोग खेलते हैं, उस कार्ड को इन्होंने सबकता से खेला। आपने अपनी बात रखी, लेकिन ये मुद्दा जो है ध्रुवीकरण का या हिंदू मुसलमान का, ये कहीं ना कहीं क्या जनता के बीच में रेजोनेट हो रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी को वोट मिल रहे हैं? जनता के अंदर जो है ये ऐसे, क्या कांग्रेस जो है इस बात पर जनता को लगता है समझा पाने में, जनता ने तो कोई गलती नहीं की, क्या कांग्रेस इस बात पर जनता को समझा पाने में, असलियत बता पाने में नाकाम रही है? इसका मतलब ये है। देखिए चुनावी परिणाम तो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस एजेंडे, विशेष एजेंडे में सफल रहती है। ये तो चुनावी परिणाम कहीं ना कहीं दिखाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा, इसकी काट या इसका जो मुकाबला है वो कांग्रेस की जो विकास के प्रति जो हमारी सोच है, हमारी जो योजना है, हम इसका मुकाबला उससे कर सकते हैं। हमने उसको किया भी है। इस बार आप देखेंगे, चलिए ठीक है, भ्रमित करके इन्होंने वोट तो ले लिए, सीटें तो बढ़ा ली, सरकार में आगे 5 साल, लेकिन इस 5 साल में उत्तराखंड में जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, उत्तराखंड के हमारे नौजवानों के लिए रोजगार की बात करेंगे, आज भी हजारों पद सरकार में खाली है। सर मैं ये मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि रोजगार का मतलब मात्र सरकारी नौकरियां नहीं हो सकता। अब प्राइवेट सेक्टर में भी अगर रोजगार के हम उस तरह की अवसर उपलब्ध कराएं तो वो भी, उसमें भी रोजगार बढ़ता है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में तो रोजगार बढ़वाने की बात छोड़ दीजिए, जो सरकार में जरूरी पद हैं जहां पर हमारे उत्तराखंड के नौजवानों को, हमारे भाई बहनों को नौकरी मिलनी चाहिए थी,
वहां भी इन्होंने हजारों पद आज उत्तराखंड सरकार में खाली रखे हुए हैं और 5 साल के अंदर इस सरकार ने उस पर काम नहीं किया। ठीक है प्रकाश जी, तो हमारा जवाब आपका आपका पिछले 3 दिन में हमने देखा किस तरीके से बीजेपी ने पूरे उत्तराखंड में अपने सारे संसाधन झोंक दिए। सभी बड़े नेता वहां आकर चुनाव प्रचार कर रहे थे और बहुत ही एक किसको कहें कि एक बहुत ही फोकस किस्म का कैंपेन बीजेपी ने चलाया है। एक वहां पे ये भावना, हमने लोगों से बात किया, जानकारों से बात किया, पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात किया, जमीन पे लोगों से बात किया, उनका ये कहना था कि आखिरी कुछ दिनों में कांग्रेस जो है वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाई, पिछड़ गई है। जिस तरीके से बीजेपी ने एक फोकस कैंपेन चलाया है उसने बीजेपी को वहां पे एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि जो सरकार बना सकती है फिर से वहां पे। देखिए, आपका जो ये सवाल है, आपने जो बात रखी है, इसी में आपको चुनाव का परिणाम दिखता है। आपकी इसी बात में क्यों भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी आखिरी 3 दिन के अंदर अपनी सारी ताकत झोंकने की? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? कांग्रेस पार्टी आज कंफर्टेबल है ना। आज हम लोग इस स्थिति में है कि हम अपने, ठीक है, हमारे भी राष्ट्रीय नेता आए यहाँ पर प्रचार करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमको इतना झोंकना पड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी को झोंकना पड़ा। इसका क्या मतलब है कि जो 3 मुख्यमंत्री इन्होंने दिए, इसका हमने जो तीसरा प्रयोग किया, एक युवा मुख्यमंत्री देंगे, इसका मतलब उनका वो प्रयोग भी फेल हो गया ना। इसका मतलब यह है कि 5 साल में वो कुछ नहीं कर पाए धरातल पर। इसका सीधा स्पष्ट मतलब ये बनता है। तो चुनावी परिणाम तो इसी बात से मुझे लगता है कि स्पष्ट दिख रहा है इसके अंदर। मैं तीसरे मुख्यमंत्री की दो मुख्यमंत्री तक मैंने बात करी थी आपसे। तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए। आज इस प्रदेश में जिस तरह से खुली लूट चल रही है, भ्रष्टाचार का बोलाबाला है, इस प्रदेश में ये खनन प्रेमी मुख्यमंत्री के रूप में प्रचलित हो चुके हैं। पूरे प्रदेश की जो नदियां हमारी, इतना खनन, इतना भ्रष्टाचार, इतना बुरा कभी नहीं हुआ जो पिछले 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर हुआ, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ है। तो ये क्या देश की, हमारे प्रदेश की जनता से छुपा हुआ है? प्रदेश की जनता खुले तौर पर इसको देख रही है। आज हम जिस प्रदेश को हम नशा मुक्त बनाने की ओर ले आने की हमारा संकल्प था, हम ले जाने की कोशिश करेंगे भी आगे, ठीक, वहां आज अब तक तो सिर्फ शराब का नशा यहाँ ज्यादा चलता था, लेकिन इस समय हमारे नौजवानों में, हमारे छोटे भाइयों में, भाइयों में हमें चिंता का विषय हमारे लिए कि दूसरा नशा है, स्मैक टाइप का या और दूसरा नशा है। वो देखिए ना आप, इसी सरकार की नाक के नीचे, इसी सरकार के संरक्षण में पूरी तरह से फल फूल रहे हैं। और आप जाइए हरिद्वार की तरफ, जिसको हम सबसे पवित्र, हमारा स्थान माना जाता है, उसी हरिद्वार में सबसे ज्यादा आज नशे का व्यापार हो रहा है। तो ये चिंता का विषय। जी, आप बहुत ही काबिल नेता है और प्रवक्ता है। आप अपनी बात को बहुत ही साफ सफाई से रखते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, जो मैंने प्रकाश जी से सवाल पूछा वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से बीजेपी ने आखिर में आकर एक फाइनल पुश दिया और सारे बड़े नेता जो हैं बीजेपी के वहां पर आके बैठ गए और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से ये प्रदेश जो है उनके हाथ से नहीं निकले, तो कांग्रेस उस फाइनल पुश में कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ कमी रह गई? या देखिए राजेश, रणनीति के लिहाज से प्रकाश जी ने बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ समझा दिया, लेकिन मेरे को एक चीज पूछना था प्रकाश जी से कि ये हम सबको पता है कि भाजपा की चुनावी रणनीति क्या होती है। देखिए, पोलराइजेशन तो कोर एक उसका हिस्सा है। तो इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, इसके लिए तो तैयार होना चाहिए, काउंटर नैरेटिव एक तैयार होना चाहिए। वो मैंने देखा नहीं। आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, जनरल बिपिन रावत की बात की, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई, सारा कुछ लाया है इसमें, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक ठोस काउंटर नैरेटिव नजर नहीं आ रहा है कहीं। आप देखेंगे कई दिनों से, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ और प्रकाश जी को भी एक सलाह देता हूँ कि आप पिछले कई सालों में एक चुनाव अगर आप देखोगे कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने लड़ा है, मुझे लग रहा है वो एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल होगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जहां काफी कोशिश की गई कि उसको ध्रुवीकरण किया जाए उस चुनाव को, लेकिन हो नहीं पाया। और जो यहाँ बैठ के हम पत्रकार
एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें दे रहे थे, नेक एंड नेक लाया उन्होंने। वो भी एक चुनाव उन्होंने जिस तरह से उन्होंने लड़ा वो चुनाव। तो आज मैं कांग्रेस की तरफ से एक काउंटर नैरेटिव नहीं देता। हम चाहे कहीं भी जाएंगे, आप देखो आपस में ही लड़ने में, अभी पहले ये सुलझाव सिद्धू वर्सेस चन्नी है, यहाँ हरीश रावत वर्सेस प्रीतम सिंह है, कई जगह गोवा में देखिए क्या हुआ। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल हो चुकी है एक काउंटर नैरेटिव देने। और ये बीजेपी की रणनीति कल की बनी नहीं है। प्रकाश जी खुद बोले कि 2017 में जिस तरह से उसको पोलराइज किया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा मैंडेट मिला, तो एक पता था उनको कि ऐसा होने वाला है। इसको कैसे हम उनकी टर्फ पे ना खेल के अपनी टर्फ पे उनको लाने के लिए क्या किया जाए, वो एक स्ट्रेटेजी रणनीति मुझे नजर नहीं आई कहीं। राजेश, मैं आखिर में वक्त खत्म हो चला है, मैं प्रकाश जी को औरंगजेब ने जो कहा उसको रिबट करने का एक आखिरी मौका देना चाहूंगा। बहुत छोटा सा जवाब प्रकाश जी आपसे। नहीं देखिए, मैं औरंगजेब जी ने खुद ही कह दिया ना कि हम उनकी तरफ पे क्यों खेल रहे हैं। वो तो कोशिश कर रहे हैं अभी भी। जो यहाँ पर उत्तराखंड में एक वाहियात बात, मतलब एक जो नहीं हुई थी बात, ऐसी कोई बातचीत कहीं किसी माननीय हरीश रावत जी के नाम से जो चलाई गई, वो तो ऐसा कहीं उन्होंने नहीं कहा था कि हम यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये तो इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो झूठ की इनकी फैक्ट्री है, ये वहां से निकलता है। ये इस तरह की बातें हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। इसके सामने हमारा एकमात्र जवाब हमेशा रहेगा, आज है और कल भी रहेगा हमेशा। हम उत्तराखंड की जो बुनियादी जरूरतें हैं हम उन पर काम करेंगे। हम रोजगार को बढ़ाने के लिए हमने जरूर अब तक तराई में बढ़ाया, हमने बड़ी इंडस्ट्रीज को लेके आया, लेकिन ये जो 5 साल हमारा रहेगा सरकार का, और व्यक्तिगत तौर पे मेरा अपना मानना है, मेरा अपना विजन है, मैंने हमारी मैनिफेस्टो में हमारे प्रदेश के नेतृत्व को स्पष्ट बोला है, और उसकी लड़ाई प्रकाश जोशी लड़ेगा, यहाँ के युवाओं को साथ में लेके। अगर लड़ना पड़ा, जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अब छोटे छोटे जो IT हब्स हैं, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे तो हमारे जो पहाड़ में जो हमारे पास में युवाओं में जो हमारा एक टैलेंट है हमारे पहाड़ का, वो हम उसका उपयोग करेंगे पूरा, और छोटे छोटे इंडस्ट्रियल बनाएंगे। और इनके सांप्रदायिकरण का, इनके ध्रुवीकरण का जवाब हम इस तरह से देंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को हम बढ़ाएंगे आगे, हम शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे आगे। हाँ, तो इन चीजों पे हम जवाब देंगे। जी, बहुत 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 शुक्रिया प्रकाश जी। मैं आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, प्रकाश जी जो है राइजिंग स्टार हैं कांग्रेस के, और हम इनके बारे में और हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा आने वाले कुछ सालों में। आपने हमारे लिए रायसीना रिपोर्ट्स में चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। औरंगजेब, आपका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इसमें आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।